नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश का अध्याय 4। अध्याय का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। इस वीडियो में हम इस पाठ के सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 3 संख्याओं का खेल के सवाल और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 4 आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर ये पूरा अध्याय दिया गया है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। चार पॉइंट दो चित्र आलेख। चार पॉइंट तीन दंड आलेख। 4.4 दंड आलेख खींचना। चार पॉइंट पाँच कलात्मक और सौंदर्यात्मक विचार। इन्फोग्राफिक्स। सारांश। तथ्यों, संख्याओं, मापनों और प्रेक्षणों या वस्तुओं के अन्य विवरण जो उन वस्तुओं के बारे में सूचना प्रदान करते हैं आंकड़े कहलाते हैं। सरलता रूप से विश्लेषण और व्याख्यान करने के लिए आंकड़ों को मिलान चिन्हों का उपयोग करके एक सारणीबद्ध रूप में संगठित किया जा सकता है। विशिष्ट मान, मापन अथवा प्रेक्षण जितनी बार प्रकट होते हैं वह संख्या उनकी बारंबारता कहलाती है। चित्रालेख आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्त्रों के भागों के रूप में दर्शाते हैं। प्रत्येक चित्र एक बारंबारता को दर्शाता है जो एक या एक से अधिक हो सकती है। इसी को चित्रालेख का पैमाना या स्केल कहा जाता है तथा इसे अवश्य ही निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। दंड आलेखों में समान चौड़ाई के दंड होते हैं जिनमें लंबाई या ऊंचाई उनके प्रकट होने की बारंबारता सूचित की जाती है। लंबाई या ऊंचाई को बारंबारता में बदलने वाले स्केल को पुनः निर्दिष्ट किया जा सकता है। आंकड़ों के विषय में सही और प्रभावी वांछित सूचनाएं देने के लिए आलेख को चित्रीय रूप से आकर्षक बनाने के लिए चित्रालेख या दंड आलेख के लिए एक उपयुक्त पैमाना चुनना महत्वपूर्ण है। एक आलेख के अन्य पहलू भी उसके प्रभावीकरण और चित्रीय आकर्षण में योगदान करते हैं, जैसे कि किसी प्रकार रंगों का उपयोग किया गया है, साथ में कौन कौन से चित्र खींचे गए हैं तथा यह कि क्या दंड क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर है।
ये पहलू आंकड़ा प्रबंधन प्रस्तुतिकरण के कलात्मक और सौंदर्यात्मक पक्ष के संगत है। यद्यपि आंकड़ों के चित्रीय प्रस्तुतिकरण को अधिक आकर्षक या फैंसी बनाना कभी कभी भ्रामक होकर गलत धारणा पर पहुंचा सकता है। चित्रालेख और दंड आलेखों को सही पढ़ने से हम प्रस्तुत आंकड़ों को तुरंत ही समझ सकते हैं तथा उनके विषय में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब प्रश्न 1 की, पेज नंबर 75 और 76। अंत पाठ्य प्रश्न। प्रश्न 1, नरेश और नव्या के कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को आप कैसे ज्ञात करेंगे? हल। सबसे अधिक लोकप्रिय खेल के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए हम 2 स्तंभों वाली एक सारणी बनाएंगे। एक स्तंभ में खेल का नाम, अन्य स्तंभ में विद्यार्थियों की संख्या बनाई जाएगी। अब संग्रहित सूची में विद्यालयों की संख्या गिनकर और उसे इस सारणी में रिकॉर्ड कीजिए। इसे अन्य खेलों के लिए भी दोहराइए और रिकॉर्ड बनाइए। जिस खेल में सबसे अधिक विद्यार्थी होंगे वह खेल सबसे अधिक लोकप्रिय खेल होगा। तो खेल का नाम और विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे, जैसे कबड्डी में 6 विद्यार्थी, हॉकी में 8, पिट्ठू में 5, क्रिकेट में 6, बैडमिंटन के 2, फुटबॉल के 4। इस तरह से पता चलेगा हमें। प्रश्न 2, उनकी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? हल। कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल हॉकी है, क्योंकि उसे पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। प्रश्न 3, आपने कक्षा के सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। हल। नव्या और नरेश की तरह रिकॉर्ड बनाइए और स्वयं करने की कोशिश करनी है। नंबर 4, परी आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना चाहती है। जिन प्रश्नों के उत्तरों के लिए उसे आंकड़ों को संग्रहित करने की आवश्यकता है उनके सम्मुख सही का चिन्ह लगाइए, और जिन प्रश्नों के उत्तरों के लिए उसे आंकड़ों को संग्रहित नहीं करना पड़ेगा उनके सम्मुख एक क्रॉस का चिन्ह लगाइए। अपने उत्तरों की कक्षा में चर्चा कीजिए। ए, उसे कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय टीवी शो कौन सा है? तो इस पर हम लगाएंगे सही का निशान। बी, भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? तो इस पर लगाएंगे हम गलत का निशान। नंबर 3, उसके मोहल्ले या बस्ती में कितने पानी नष्ट हो रहा है? इसमें हम लगाएंगे सही का निशान। डी, भारत की राजधानी क्या है? इसमें लगाएंगे हम गलत का निशान। इस तरह से लगाना है। आइए पता लगाएं पेज नंबर 76 और 77। अंत पाठ्य प्रश्न। प्रश्न 1, मिठाइयों को सही संख्याओं में खरीदने में श्री नीलेश की सहायता करने के लिए उपरोक्त सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर सारणी दी गई है। ए, कितने विद्यार्थियों ने जलेबी का चयन किया है? इसमें उत्तर हम लिखेंगे 6। बी, बर्फी को विद्यार्थियों द्वारा चुना गया। बी का उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पर 3। सी, गुजिया को कितने विद्यार्थियों ने चुना है? इसमें लिखेंगे हम 13। डी, रसगुल्ले को कितने विद्यार्थियों ने चुना है? इसमें लिखेंगे 7। ई, कितने विद्यार्थियों ने गुलाब जामुन का चयन किया है? इसमें लिखेंगे 9। तो इस तरह से इसे हल करना है। यहाँ पर देखिए मिलान चिन्ह है और विद्यार्थियों की संख्या, इस तरह से इसे आपको बनाना है। और यहाँ पर ये संख्या लिखी गई है कि कौन से विद्यार्थियों ने किस मिठाई को पसंद किया। अब आगे है प्रश्न 2, क्या नीचे दी गई सारणी प्रत्येक बच्चे को सही प्रकार की मिठाई वितरित करने के लिए पर्याप्त है? व्याख्या कीजिए। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो इसका विकल्प क्या है? हल। नहीं, दी गई सारणी प्रत्येक बच्चे को सही प्रकार की मिठाई वितरित करने के लिए पर्याप्त है। इसमें प्रत्येक मिठाई को पसंद करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है, परंतु यह नहीं बताया गया कि प्रत्येक को कौन सी मिठाई पसंद है। यदि प्रत्येक मिठाई के आगे प्रत्येक बच्चे का नाम भी लिखा होना चाहिए तो केवल तभी वह सही बच्चे की मन पसंदीदा मिठाई हो सकती है। आइए पता लगाएं पेज नंबर 77 और 79। अंत पाठ्य प्रश्न। सुश्री संध्या ने अपने विद्यार्थियों से उनके जूतों के साइज के विषय में पूछा। उन्होंने प्राप्त आंकड़ों को बोर्ड पर लिखा। फिर उन्होंने विद्यार्थियों के जूतों के साइज को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया। पहले छोटी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी संख्या 4, उससे बड़ी संख्या 5, उससे बड़ी संख्या 6 और फिर 7। अब प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने में सुश्री संध्या की सहायता कीजिए। तो यहाँ पर ए,
जो प्रश्न है वो है कक्षा में जूतों का अधिकतम साइज क्या है। तो इसमें लिखेंगे हम 7। दूसरा है कक्षा में जूतों का न्यूनतम साइज क्या है, इसमें लिखेंगे 3। सी डैश विद्यार्थी हैं जो 5 के साइज का जूता पहनते हैं, इसमें आएगा 10। डी डैश विद्यार्थी हैं जो 4 से बड़े साइज का जूता पहनते हैं, इसमें आएगा 15। तो यहाँ पर इसका हल दिया गया है, आप इसमें से देखकर भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने से उक्त प्रश्नों का उत्तर देने में किस प्रकार की सहायता हुई। हल, आओ हम दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। पहले 3 3, फिर 4 4, 5 5, 6 6, फिर 7 7। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके बीच सबसे छोटे जूते का साइज, सबसे बड़े जूते का साइज और जूते का साइज पता लगाना बहुत आसान हो जाता है। नंबर 3, क्या आंकड़ों को व्यवस्थित करने की एक अन्य विधियां भी हैं। हल, हाँ, हम इन आंकड़ों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं जिसमें सबसे बड़ा साइज सबसे पहले आता है। प्रश्न 4, कुछ ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जो आप अपने आसपास वातावरण में देखते हैं। जब आप अपने घर से विद्यालय की ओर जाते हुए कोई पेड़ देखते हैं तब प्राप्त हुए आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में भरिए। पेड़ और पेड़ों की संख्या, तो आपको इसमें भरना है। जब आप रास्ते में जाएं, जैसे मान लो आपने पीपल के पेड़ देखे 6, नीम के पेड़ देखे 3, यहाँ और लिख देते हैं केला, केला का पेड़ देखा आपने 2, आम का पेड़ देखा यहाँ पर 1। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अब अगला है यहाँ पर हल। ए, कौन सा पेड़ अधिकतम संख्या में मिला। बी, कौन सा पेड़ न्यूनतम संख्या में मिला। सी, क्या दोनों ऐसे 2 पेड़ पाए गए जिनकी संख्या समान थी। तो ये आपको यहाँ पर इसका हल खुद करना है, जैसे मैंने आपको पहले ऊपर करके दिखाया था। इस तरह से आप इसे हल कर सकते हैं। प्रश्न 5, एक कोरा कागज लीजिए, उस पर एक समाचार पत्र से लिया हुआ कोई एक छोटा समाचार चिपकाइए। प्रत्येक विद्यार्थी एक भिन्न लेख का उपयोग कर सकता है। अब कागज पर दर्शाए गए अनुसार एक सारणी तैयार कीजिए। प्रत्येक ऐसे छोटे समाचार के शब्दों में अक्षर सी, ई, आई, आर और एक्स की संख्याएं गिनिए तथा निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो ये सारणी है। यहाँ पर अक्षर छोटे समाचार पत्रों में प्राप्त हुए अक्षरों की संख्या लिखेंगे, यहाँ पर सी, ई, आई, आर, एक्स लिखेंगे और स्वयं के द्वारा चयनित किया हुआ कोई अक्षर यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, सबसे अधिक बार प्राप्त हुआ अक्षर, यहाँ अक्षर लिखेंगे। तो जो आपको सबसे पहले प्राप्त हो उसे लिखेंगे। माना हमें आप सबसे ज्यादा अक्षर प्राप्त हुआ है एफ, यहाँ लिख देंगे। सबसे कम बार प्राप्त हुआ अक्षर वो लिख देंगे हम सी। इन 5 अक्षरों में सी, ई, आई, आर और एक्स को उनकी बारंबारता के आरोही क्रम में लिखकर सूची बनाइए। अब अपनी सूची के क्रम की कक्षा सहपाठियों की सूची के क्रमों से तुलना करनी है। क्या आपका क्रम अन्य सहपाठियों के क्रमों के समान है या लगभग समान है। आगे है डी, वह प्रक्रिया लिखिए जिसे आपने इस कार्य को पूरा करने में अपनाया है। अपने मित्रों के साथ उनके द्वारा बनाई गई प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा कीजिए। यदि आप यही कार्य अन्य समाचार पत्रों के साथ करते हैं तो आप किस प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो बच्चों, आधा मैंने आपको करके बता दिया है। अब इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे जब आप अपने दोस्तों से इसकी चर्चा करेंगे। अब आगे है प्रश्न 79 और 80, अंत पाठ्य प्रश्न। चित्रालेख का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। यात्रा के साधन, विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर एक संख्या एक विद्यार्थी को दर्शाती है। निजी कार में इतने, सार्वजनिक बस में इतने, विद्यालय बस में इतने, साइकिल पर इतने और पैदल पर ये वाले। अब यात्रा का कौन सा साधन सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किया गया है। हल, विद्यालय बस के लिए प्रतीकों की संख्या सबसे अधिक है, अतः विद्यालय बस का प्रयोग सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। यात्रा का कौन सा साधन सबसे कम विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। हल, साइकिल के लिए प्रतीकों की संख्या सबसे कम है, अतः साइकिल का प्रयोग सबसे कम विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। अब आगे है, आइए पता लगाएं। पेज नंबर 83 85, अंत पाठ्य प्रश्न 1, दिया गया चित्रालेख मिडिल स्कूल गिरनौरी के पुस्तकालय से एक सप्ताह में विद्यार्थियों द्वारा ऋण ली गई पुस्तकों की संख्याओं को दर्शाता है। ये देखिए यहाँ पर दिन है, यहाँ पुस्तकों की संख्या। एक पुस्तक है ये सोमवार, यहाँ पर 5, मंगलवार 4, बुधवार
2। वीरवार को 1 भी नहीं ली गई, शुक्रवार को ली गई है 5, शनिवार को ली गई है 3, 6 और 2 8, 8 ली गई हैं शनिवार को। अब प्रश्न है किस दिन न्यूनतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गईं। यहाँ पर देखिए हल करेंगे। ए का उत्तर है सारणी में प्रत्येक बृहस्पतिवार के लिए कोई भी चित्र नहीं दर्शाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बृहस्पतिवार के दिन ऋण ली गई पुस्तकें 0 है। बी सप्ताह के दौरान कुल पुस्तकें ऋण ली गई तो 5 4 2 0 5 8 तो टोटल हुए 24 पुस्तकें। सी इस सारणी में शनिवार के दिन सबसे अधिकतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गईं। अब आगे है प्रश्न 2। मगन भाई जामनगर में पतंगे बेचते हैं। निकटवर्ती गांवों में 6 दुकानदार उनसे पतंगे खरीदने आते हैं। इन 6 दुकानदारों को उनके द्वारा बेची गई पतंगों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। दुकानदार और बेची गई पतंगों की संख्या चमन 250, रानी को 300, रुखसाना को 100, जसमीत को 450, जेठालाल को 250, पूनम बहन को 700। एक चित्रालेख तैयार कीजिए जिसमें प्रत्येक पतंग 1 से 100 को दर्शाया गया हो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों को कितने प्रतीकों द्वारा दर्शाएंगे। बी किससे अधिकतम संख्या में पतंग खरीदी। सी जसमीत और चमन में से किसने अधिक पतंगे खरीदी। डी रुखसाना कहती है कि पूनम बहन ने रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों की संख्या के दुगने से अधिक पतंगे खरीदी। क्या वह सही है, क्यों। हल चित्रालेख नीचे दर्शाया गया है दुकानदार और बेची गई संख्या। तो यहाँ पर चमन द्वारा ली गई, रानी को बेची गई, रुखसाना को बेची गई, जसमीत को बेची गई, जेठालाल को और पूनम बहन को। ए का उत्तर है यदि रानी द्वारा 300 पतंगे खरीदी गई तो रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों को 3 प्रतीकों से दर्शाएंगे। बी पूनम बहन ने सबसे अधिक संख्या में पतंगे खरीदी। सी इस चित्रालेख में जसमीत के प्रतीकों की संख्या चमन के प्रतीकों की संख्या से अधिक है, अतः जसमीत ने चमन से अधिक पतंगे खरीदी। डी यह स्पष्ट है कि पूनम बहन के पास 7 प्रतीक और रानी के पास 3 प्रतीक है, अतः रुखसाना सही कह रही है कि 700 पतंगे 300 पतंगों के दुगने से अधिक हैं। पृष्ठ संख्या 85-86 अंत पाठ्य प्रश्न आइए लखनपाल द्वारा संग्रहित आंकड़ों को लेते हैं जो किसी एक दिन प्रत्येक कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या से संबंधित है। यहाँ पर संख्या दी गई है और कक्षा बताई गई है। 1 इकाई लंबाई 1 विद्यार्थी, प्रत्येक कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। तो इस तरह से मैं इसे आपको छोटा करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर लिखेंगे कक्षा और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दंड आलेख का उपयोग करते हुए दीजिए। एक कक्षा 2 में उस दिन डैश विद्यार्थी अनुपस्थित थे। इसका लिखेंगे कक्षा में 2 में 5 विद्यार्थी अनुपस्थित थे क्योंकि कक्षा 2 दर्शाया गया दंड ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 5वीं रेखा तक पहुंचता है जो ये बताता है कि 5 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। 2 किस कक्षा में अधिकतम संख्या में विद्यार्थी अनुपस्थित थे। हल कक्षा 8 में अधिकतम संख्या में विद्यार्थी अनुपस्थित थे। 3 उस दिन किस कक्षा में पूर्ण उपस्थिति थी। हल यहाँ कक्षा 5वीं के लिए कोई दंड नहीं है, इसका अर्थ है कि कक्षा 5वीं के लिए दंड की लंबाई 0 है, अतः 5 में पूर्ण उपस्थिति थी। आइए पता लगाएं पृष्ठ संख्या 87 और 88। आइए यातायात पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए दिल्ली के एक व्यस्त सड़क के चौराहे से होकर गुजरने वाले वाहनों के आंकड़ों पर एक दृष्टि डालें। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रत्येक घंटे इस चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों की संख्या नीचे दंड आलेख में दर्शाई गई है। लंबाई की एक इकाई 100 वाहनों को दर्शाती है। यहाँ पर इस तरह से दंड आलेख बनाना है। यहाँ है वाहनों की संख्या और इधर है समय अंतराल। अब प्रश्न है नंबर 1, प्रातः 6 और दोपहर 12 बजे के बीच उस चौराहे से कुल कितने वाहन गुजरे। दूसरा प्रश्न, आपके विचार से समय प्रातः 6 से 7 के दौरान और 7 से 12 बजे दोपहर के बीच अन्य घंटों में इतना कम यातायात क्यों रहा। नंबर 3, आपके विचार से प्रातः 7 और 8 के बीच यातायात अधिकतम क्यों रहा। नंबर 4, आपके विचार से प्रातः 8 बजे के बाद दोपहर 12 बजे तक प्रत्येक घंटे में यातायात कम क्यों हो जाता है। हल,
एक, दंड आलेख द्वारा प्रातः 6 और 12 के बीच उस चौराहे से गुजरने वाले वाहन 150 जमा 1200 जमा 1000 जमा 800 जमा 700 जमा 600 कुल हुए 4450। अतः प्रातः 6 और दोपहर 12 बजे के बीच उस चौराहे से वाहन 4450 गुजरे। दूसरे का उत्तर है प्रातः 6 से 7 के समय दौरान दोपहर 7 से 12 बजे के बीच अन्य घंटे की तुलना कम यातायात रहा, क्योंकि प्रातः 6 से 7 के समय पर बहुत कम लोग काम पर जाते हैं। नंबर 3, प्रातः 7 और 8 के बीच के समय में जब सबसे अधिक संख्या में फैक्ट्री ऑफिसर तथा काम करने वाले अपनी कारों का प्रयोग करते हैं और माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कारों का प्रयोग करते हैं। चौथे का उत्तर है प्रातः 8 बजे के बाद दोपहर तक प्रत्येक घंटे में यातायात कम होता है, क्योंकि अधिकतर विद्यालय 8 बजे शुरू हो जाते हैं। काम पर जाने वाले लोगों की संख्या लगातार कम होती जाती है। अब है पेज 92 और 93 अंतः पाठ्य प्रश्न। प्रश्न 1, दंडालेख का प्रयोग निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने में कीजिए। यहाँ पर ये दंडालेख है, छोटा करके दिखा देती हूँ मैं आपको इस तरह से। अब प्रश्न है, किस मद में इमरान का परिवार सबसे अधिक और उसमें कम व्यय करता है। दूसरे का प्रश्न है, क्या बिजली का व्यय शिक्षा का व्यय का आधा है। नंबर 3, क्या शिक्षा पर व्यय भोजन पर व्यय का 1/4 से कम है। तो पहले का उत्तर है, इस दंडालेख में सबसे बड़ा दंड भोजन के लिए, दूसरा बड़ा दंड मकान किराए का है। अंततः इमरान के परिवार में सबसे अधिक व्यय भोजन पर और उससे कम व्यय मकान किराए पर किया जाता है। नंबर 2, हाँ, बिजली का व्यय शिक्षा पर व्यय का आधा है, क्योंकि बिजली के लिए दंड की ऊंचाई 400 और शिक्षा के लिए दंड की ऊंचाई 800 है। अतः बिजली का व्यय शिक्षा पर व्यय का आधा है। नंबर 3, हाँ, इस दंड आरेख में भोजन के लिए दंड की ऊंचाई 3400 और शिक्षा के लिए 800 रुपये है। भोजन के लिए व्यय का 1/4 बराबर 34, 3400/4 काटेंगे तो आएगा 850 रुपये। अतः शिक्षा के लिए व्यय भोजन के लिए व्यय का 1/4 से कम है। आइए पता लगाएं पेज संख्या 93 100 अंतः पाठ्य प्रश्न। प्रश्न 1, सामंता ने एक चाय बागान का भ्रमण किया तथा वहां देखे गए कीट पतंगों के आंकड़े संग्रहित किए। ये कीट पतंगे हैं घुन, झांझा, भृंग, तितलियां और टिड्डा। घुन है 6, झांझा है 10, भृंग है 10, तितलियां हैं 3 और टिड्डा 2। इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक दंड आरेख बनाने में उसकी सहायता कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम दंडालेख बनाएंगे। कीट पतंगों के प्रकार और कीटों की संख्या। प्रश्न 2, पूजा ने 2 घंटे की अवधि के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश के कुछ भिन्न शहरों के बीच बेचे गए टिकटों की संख्याओं के आंकड़े का संग्रहित किए। शहर है, टिकटों की संख्या है। शहर है विदिशा के 24, जबलपुर की 20, सिवनी की 16, इंदौर की 28 और सागर की 16। उन्होंने अपने विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए इन आंकड़ों का बोर्ड पर एक दंडालेख तैयार किया, परंतु इस दंडालेख का कुछ भाग किसी ने मिटा दिया। ये दंडालेख है, टिकटों की संख्या है और शहर यहाँ पर ये दिए गए हैं। ये शहर और टिकटों की संख्या। ए, दंड के ऊपर विदिशा के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या लिखिए। बी, दंड के ऊपर जबलपुर के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या को लिखिए। सी, विदिशा का दंड 6 इकाई लंबाइयों तक है तथा जबलपुर का दंड 5 इकाई लंबाइयों तक है। इस आलेख के लिए पैमाना क्या है। डी, सागर के लिए सही दंड खींचिए। ई, स्केल को सम्मिलित करते हुए ऊर्ध्वाधर रेखा पर सही अंकित कीजिए। एफ, क्या आलेख में सिवनी और इंदौर के लिए खींचे गए दंड सही हैं, यदि नहीं तो सही दंड खींचिए। हल। ए का हल है, विदिशा के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या 24 है। बी, जबलपुर के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या 20 है। सी, विदिशा के लिए दंड की लंबाई 6 इकाई, टिकटों की संख्या 24, इसलिए पैमाना 24 भाग 6 बराबर 4 टिकटें प्रति इकाई। जबलपुर के लिए दंड की लंबाई 5, टिकटों की संख्या 20, पैमाना 20 भाग 5 बराबर 4 टिकटें प्रति इकाई। अतः आलेख के लिए प्रयोग किया गया पैमाना 1 इकाई बराबर 4 टिकटें हैं। यहाँ पर टिकटों की संख्या है और शहर है। टिकटों की संख्या, शहर। एफ, नहीं, दिए गए दंड आलेख में इंदौर के लिए खींचा गया दंड सही नहीं है। सिवनी के लिए 16 टिकटें बेची गई हैं, इसलिए दंड 4 इकाइयों से अधिक होना चाहिए, परंतु इंदौर के लिए 24 टिकटें बेची गई हैं, इसलिए दंड 7 इकाई ऊंचा होना चाहिए। सही आलेख भाग ई में दर्शाया गया है।
प्रश्न 3, चीनू ने प्रातः 9 से 10 तक अपने घर के सामने सड़क पर जाने वाले परिवहन के विभिन्न साधनों की एक सूची बनाई। यहाँ पर यह सूची है। अब यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न ए, दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता वितरण सारणी तैयार कीजिए। बी, परिवहन के कौन से साधन का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। सी, यदि आप इन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए वहां होते तो आप यह कार्य किस प्रकार करते। संबंधित चरणों में प्रक्रिया को दर्शाइए। तो यहाँ पर ए प्रश्न का उत्तर है परिवहन के साधन, मिलान चिन्ह और बारंबारता। तो मैं इसको छोटा करके आपको दिखा देती हूँ, आपको इस तरह से बनाना है। वीडियो को रोककर आप इस तरह से बना सकते हैं। मोटरसाइकिल है 13, कार है 6, साइकिल है 8, इसी तरह आगे ऑटो का 8, स्कूटर का 9, बस का 4, बैलगाड़ी के 2। बी का उत्तर है इस सारणी में मोटरसाइकिल की सबसे अधिक बारंबारता है, अतः मोटरसाइकिल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला परिवहन का साधन है। सी, आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित चरण इस प्रकार हैं। चरण 1, विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधनों के नाम लिखें। नंबर 2, एक सही समय अंतराल चुनें, प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक, और एक स्थान जहां से आप सड़क स्पष्ट रूप से देख सकते हो। चरण 3, उनके नामों के प्रकार प्रत्येक वाहन का रिकॉर्ड अपनी कॉपी पर बनाइए। अब आगे प्रश्न 4, एक पासे को 30 बार फेंकिए तथा प्रत्येक बार प्राप्त की गई संख्या को अंकित कीजिए। मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए इनके लिए एक बारंबारता वितरण सारणी तैयार कीजिए। आप वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये काम आपको स्वयं करना है। प्रश्न 5, जसप्रीत बुमराह द्वारा उसके पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेटों के आंकड़ों की बारंबारता वितरण सारणी फैज ने तैयार की है। लिए गए विकेट और मैचों की संख्या। विकेट नहीं लिया, मैच 2 खेले, इसमें 1 विकेट लिया, 4 मैच खेले, 2 विकेट लिए, 6 मैच खेले, 3 विकेट लिए, 8 मैच खेले। आगे 4, 3, 5, 5, 6, 1, 7, 1। ए, यह सारणी क्या सूचना प्रदान करती है। इस सारणी का शीर्षक क्या हो सकता है। सी, सारणी में किसके आपका ध्यान आकर्षित किया। डी, कितने मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए। ई, मैंग कहता है कि यदि हम उसके द्वारा पिछले 30 मैचों में लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें संख्याएं 0, 1, 2, 3, 7 तक को जोड़ना पड़ेगा। क्या इस प्रक्रिया में मैंग के लिए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कर पाएगा। क्यों। एफ, अपने पिछले 30 मैचों में जसप्रीत बुमराह ने कुल कितने विकेट लिए, इनकी संख्या सही सारणी में आप कैसे ज्ञात करेंगे। हल। ए, यह सारणी सूचना जसप्रीत बुमराह द्वारा उसके पिछले 30 मैचों के लिए विकेटों के आंकड़े द्वारा प्रदान करती है। बी का उत्तर इस सारणी का शीर्षक जसप्रीत बुमराह द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या है। सी, 30 मैचों में से बुमराह ने 8 मैचों में 3 विकेटें ली, जो कि सबसे अधिक बारंबारता है। डी, 3 मैचों में जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेटें ली। ई, नहीं, इस प्रक्रिया में बैंक लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकता, क्योंकि उसे प्रत्येक विकेटों की संख्या की मैचों की संख्या से गुना करने की आवश्यकता है और परिणाम के लिए उन्हें जोड़ें। मैचों की संख्या से गुना करने की आवश्यकता है और परिणाम के लिए उन्हें जोड़ें। एफ, कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें विकेटों की संख्या को मैचों की संख्या से सारणी की प्रत्येक लाइन को गुना करके तथा परिणामों को जोड़ें। अतः विकेटों की कुल संख्या 0 गुना 2 जमा 1 गुना 4 जमा 2 गुना 6 जमा 3 गुना 8 जमा 4 गुना 3 जमा 5 गुना 5 जमा 6 गुना 1 जमा 7 गुना 1 बराबर 90 विकेटें। प्रश्न 6, निम्नलिखित चित्र आलेख 5 विभिन्न गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या को दर्शाता है। ट्रैक्टरों की संख्या। गांव इसमें है 5, इसमें है 6, गांव बी में है 5, गांव सी में है 8, गांव डी में 3, गांव ई में 6। इस चित्र आलेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, किस गांव में न्यूनतम संख्या में ट्रैक्टर हैं। बी, किस गांव में अधिकतम संख्या में ट्रैक्टर हैं। सी, गांव बी की तुलना में सी में कितने ट्रैक्टर अधिक हैं। डी, कोमल कहती है गांव डी में ट्रैक्टरों की संख्या ई के ट्रैक्टरों की संख्या की आधी है। क्या वह सही है। हल। ए का उत्तर है गांव डी में न्यूनतम संख्या में ट्रैक्टर हैं, क्योंकि गांव डी के लिए प्रतीकों की संख्या कम है।
बी का उत्तर है गांव सी के लिए प्रतीकों की संख्या सबसे अधिक है, अतः गांव सी में अधिकतम संख्या में ट्रैक्टर हैं। सी, गांव सी में ट्रैक्टरों की संख्या 8, गांव बी में ट्रैक्टरों की संख्या 5, अतः गांव सी में गांव बी से 3 ट्रैक्टर अधिक हैं। डी का उत्तर है हाँ, कोमल सही कहती है, क्योंकि गांव डी में गांव ई से आधी संख्या में ट्रैक्टर हैं। प्रश्न 7, किसी विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में छात्राओं की संख्या एक चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। तो यहाँ पर यह संख्या है। इस चित्रालेख को देखिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, किस कक्षा में छात्राओं की संख्या न्यूनतम है? बी, कक्षा 5 और 6 की छात्राओं की संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? सी, यदि कक्षा 2 में 2 छात्रों को प्रवेश मिला तो आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? डी, कक्षा 7 में कितनी छात्राएं हैं? हल। ए का उत्तर है कक्षा 8 में छात्राओं की संख्या न्यूनतम है। बी, इस चित्रालेख में कक्षा 5 में छात्राओं की संख्या 10 है, कक्षा 6 में छात्राओं की संख्या 16 है, अतः कक्षा 5 और 6 में छात्राओं के बीच का अंतर 6 है। सी का उत्तर है कक्षा 2 में छात्राओं की संख्या 18, यदि 2 छात्राओं को प्रवेश मिला तो छात्राओं की संख्या 20 है, अतः आप नया आलेख इस प्रकार तैयार होगा। इस प्रकार से आपको नया आलेख बनाना है। अब आगे है प्रश्न 8, मुधोल हाउंड अधिकतर उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट और विजयपुरा जिलों में पाए जाते हैं। सरकार ने इस नस्ल को बचाने के लिए एक पहल की है, जिसमें उन लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है जो इस प्रकार के कुत्तों को पालते हैं। इसी पहल के कारण ऐसे कुत्तों की संख्या में वृद्धि हुई। कर्नाटक के 6 गांवों में मुधोल कुत्तों की संख्या इस प्रकार है। गांव ए में 18, बी में 36, सी में 12, डी में 48, ई में 18, एफ में 24। उपरोक्त के लिए एक चित्रालेख तैयार कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, इस चित्रालेख को बनाने के लिए कौन सा पैमाना या कुंजी उपयुक्त रहेगा? बी, गांव बी के कुत्तों की संख्या को दर्शाने के लिए आप कितने प्रतीकों का उपयोग करेंगे? सी, कामिनी ने कहा कि गांव बी और गांव डी के कुत्तों की संख्या अन्य 4 गांव की संख्या से अधिक है, क्या वह सही है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। हल। चित्रालेख नीचे दिया गया है, इस तरह से आपको चित्रालेख बनाना है। ए का उत्तर है उपयुक्त पैमाना 6 कुत्ते। बी, प्रत्येक प्रतीक 6 कुत्ते। गांव बी के कुत्तों की संख्या 36, प्रतीकों की संख्या 36 भाग 6 बराबर 6 प्रतीक, अतः गांव बी के कुत्तों की संख्या दर्शाने के लिए 6 प्रतीकों का उपयोग करेंगे। सी का उत्तर है हाँ, कामिनी सही है। गांव बी और डी के कुत्तों की कुल संख्या 36 जमा 48 बराबर 84 कुत्ते हैं, तो यहाँ पर 84 72 से अधिक है। प्रश्न 120, विद्यालय विद्यार्थियों का यह ज्ञात करने के लिए सर्वेक्षण किया गया कि अपने खाली समय में वे कौन सा क्रियाकलाप करना पसंद करते हैं। पसंदीदा क्रियाकलाप और विद्यार्थियों की संख्या, खेलना 45, कहानी की पुस्तकें पढ़ना 30, टीवी देखना 20, संगीत सुनना 10, पेंटिंग करना 15। एक इकाई लंबाई 5 विद्यार्थियों का स्केल लेकर और उपयुक्त आंकड़ों के लिए एक दंड आलेख खींचिए। खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया? तो यहाँ पर यह हल दिया गया है, इसे मैं आपको छोटा करके दिखा देती हूँ। आपको इस तरह से बनाना है। अब आ गया खेलने के लिए अतिरिक्त कहानी की पुस्तकें पढ़ना सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया है। प्रश्न 10, एक प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने अपने विद्यालय के प्रांगण तथा अपने आसपास के एक गांव में जुलाई के प्रथम सप्ताह में पौधे लगाने का निर्णय लिया। उनके द्वारा लगाए गए पौधों का विवरण नीचे दिए गए दंडालेख में दिया गया है। ये दंडालेख दिया गया है इस तरह से। अब हम प्रश्न करेंगे, बुधवार और बृहस्पतिवार को लगाए गए पौधों की कुल संख्या। तो यहाँ पर कितने पौधे लगाए गए हैं वहाँ उनकी संख्या लिखेंगे, वो हैं, इसमें आएगा बुधवार को लगाए गए हैं 30 और बृहस्पतिवार को लगाए गए हैं 40, तो कुल आएगा 70। अब भी पूरे सप्ताह के दौरान लगाए गए पौधों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या है 312, सभी को जोड़ देंगे। सी, अधिकतम संख्या में पौधों को लगाए गए तथा न्यूनतम संख्या में लगाए गए पौधे को कितने लगाए गए? तो सी का उत्तर है, पहले में तो आएगा यहाँ पर शनिवार, और दूसरे में आएगा यहाँ पर वीरवार, इसे बृहस्पतिवार भी लिख सकते हैं। आपके अनुसार स्थिति का क्या कारण हो सकता है?
सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में अधिक पौधे क्यों लगाए गए तथा अन्य दिनों में कम पौधे क्यों लगाए गए? क्या आप इसके संभावित कारणों या उनके स्पष्टीकरण के विषय में कुछ सोच सकते हैं? आप किस प्रकार यह प्रयास करेंगे कि पता लगाएं आपके स्पष्टीकरण सही हैं? तो यहाँ पर देखिए मैंने इनका उत्तर बुधवार और बृहस्पतिवार को 70 पौधे, बी का उत्तर है 312, सी का है शनिवार और बृहस्पतिवार। अब है प्रश्न 11। भारत में बाघों की संख्या 1990 से 1970 के बीच काफी कम हो गई है। 70 में भारत में बाघों के बचाव के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। 2006 से प्रारंभ करते हुए भारत में बाघों की यथार्थ संख्या ज्ञात होना आरंभ हो गया। शगुफ्ता और दिव्या ने भारत में 2006 और 22 के बीच बाघों की संख्याओं के विषय में उपलब्ध सूचनाओं की जानकारी प्राप्त की। सूचनाओं को प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल के बाद अंकित किया गया। उन्होंने इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता वितरण सारणी बनाई तथा इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए दंड आलेख बनाया, परंतु इस आलेख में कुछ गलतियां हो गई। क्या आप इन गलतियों का पता लगा सकते हैं और इसे ठीक कर सकते हैं? वर्ष और बाघों की संख्या 2006 में थे 1400, 2010 में 1700, 2014 में 2200, 2018 में 3000 और 2022 में 3700। भारत में बाघों की संख्या। हाँ, इसका हल है दंड आलेख को सही करने के लिए हम निम्नलिखित चरणों को पालन कर सकते हैं। नंबर 1, 2006 में बाघों की संख्या है 1400, परंतु दंड आलेख में 1000 से कम दर्शाया गया है। नंबर 2, 2014 में बाघों की संख्या 2200 है, परंतु दंड आलेख के 3000 के नजदीक दर्शाया गया है। नंबर 3, 2018 में बाघों की संख्या 3000 है, परंतु दंड आलेख में 2000 के नजदीक दर्शाया गया है। यहाँ पर ये सही दंड आलेख बनाकर दिखाया गया है। आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। अब आगे है पेज संख्या 103 अंतः पाठ्य प्रश्न। यदि आप अपने विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के सबसे लंबे बच्चों की लंबाइयों के आंकड़ों को चित्रीय रूप से दर्शाना चाहते हैं तो क्या आप क्षैतिज दंड वाले आलेख का उपयोग कर सकते हैं या ऊर्ध्वाधर दंड वाले आलेख का? क्यों? इसका हल है ऊर्ध्वाधर दंड वाले आलेख का उपयोग अपनी कक्षा के प्रत्येक बच्चे की ऊंचाई को दर्शाते हैं, क्योंकि इस ऊंचाई को दर्शाने के लिए अधिक सहज और दृश्यात्मक आकर्षण है जो जमीन के ऊपर की ओर मापा जाता है। नंबर 2, यदि आप प्रत्येक महाद्वीप में सबसे लंबी नदियां और उनकी लंबाइयों की एक सारणी बना रहे हैं तो आप ऊर्ध्वाधर दंड वाले या क्षैतिज दंड हल क्षैतिज दंड आलेख वाले आलेख का उपयोग बहती हुई नदियों को दर्शाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी लंबाइयां धरातल से समांतर होती हैं और क्षैतिज दंड से दर्शाया जा सकता है। अब आगे है इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे। प्रश्न 1, एक बैच में 10 छात्रों की मिठाइयों की पसंद इस प्रकार है। जैबी, काजू कतली, कालाकंद, काजू कतली, खीर, बर्फी, रसगुल्ला, काजू कतली, खीर, काजू कतली। सबसे अधिक छात्रों द्वारा पसंद की जाने वाली मिठाई जैबी, रसगुल्ला, काजू कतली या खीर? इसका सही उत्तर है काजू कतली। प्रश्न 2, गणित की परीक्षा में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। 5 से अधिक या उससे बराबर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या योग्यता आधारित है। प्रश्न ए 13, बी 15, सी 16, डी 17। इसका सही उत्तर है डी 17। प्रश्न 3, उपयुक्त में प्रश्न 2 में 4 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है 15, बी 13, सी 12, डी 10। इसका सही उत्तर है डी 10। प्रश्न 4, टैली चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा अंक 8 को दर्शाता है? इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न 5, कक्षा 1 में एक कक्षा में 42 छात्रों के फलों की पसंद इस प्रकार है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसमें हम लिख देंगे केला, अंगूर, आम और संतरा फल को दर्शाते हैं। कौन से 2 फल समान संख्या में छात्रों को पसंद है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, बी और ए। प्रश्न 6, प्रश्न 5 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा फल अधिकांश छात्रों को पसंद है? ए, ओ, बी, जी, सी, एम, डी, ए। इसका सही उत्तर है सी, एम। प्रश्न 7, निम्नलिखित तालिका वर्ष 1998 से 2002 के दौरान एक कारखाने में निम्नलिखित बाइकों की संख्या दर्शाती है। उत्तर है ए। प्रश्न 8, किस वर्ष में अधिकतम संख्या में बाइक निर्मित की गई? ए 2002 में, बी 2001 में, सी 2000 में, डी 1999 में। इसका सही उत्तर है सी, 2000 में। प्रश्न 8, प्रश्न 7 के आंकड़ों का उपयोग करके वर्ष 1999 और 2000 में निर्मित बाइकों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ए 300, बी 305, सी 310, डी 410। इसका सही उत्तर है सी, 410। प्रश्न, यदि कमान 40 है तो डैश कमान कितना होगा? ए 5, बी 8, सी 6, डी 16। इसका सही उत्तर है बी 8। प्रश्न 10,
एक चित्रालेख डेटा को किस रूप में दर्शाता है? ए ऊर्ध्वाधर बार, बी क्षैतिज बार, सी चित्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी चित्र। प्रश्न 11, चिन्ह 25 झोपड़ियों को दर्शाता है जिसके द्वारा झोपड़ियों की संख्या कितनी है? ए 125, बी 100, सी 150, डी 75। इसका सही उत्तर है बी 100। प्रश्न 12, निम्नलिखित बार ग्राफिक कॉलोनी के प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या दर्शाता है। 3 सदस्यों वाले परिवार की संख्या। ए 25, बी 30, सी 35, डी 40। इसका सही उत्तर है डी 40। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 4 का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 5 अभाज्य समय के सवाल और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।